हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लाए हैं पार्टनरशिप एक्ट का शॉर्ट में रिवीजन। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये पार्टनरशिप एक्ट का डेफिनेशन देंगे। तो सेक्शन 4 में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी या उनमें से किसी एक के द्वारा सभी के लिए कार्य करने वाले व्यवसाय के मुनाफे को आपस में इक्वल या फिर ये पार्टनरशिप डील में जो रेशियो में दिया होता है उनको साझा करने के लिए सहमत होते हैं। ये सेक्शन 4 में दिया हुआ है इसका डेफिनेशन। अब आगे देखते हैं पार्टनरशिप का इसेंशियल एलिमेंट मतलब आवश्यक तत्व। सबसे पहला है व्यक्ति के बीच समझौता, मतलब कि जो दो आदमी मिलके कोई समझौता करते हैं कि हम ये बिजनेस चालू करेंगे। और दूसरा है व्यवसाय, इसमें हर तरह के व्यवसाय या पेशा शामिल होता है। अगला है मुनाफे का बंटवारा, मतलब वो अपना मुनाफा आपस में बांटेंगे। और चौथा पॉइंट है सभी या उनमें से किसी एक आदमी मतलब एक पार्टनर के द्वारा सभी के लिए कार्य करते हुए किया जाने वाला व्यापार। अब अगला है साझेदारी और कंपनी। पहला एजेंसी, ये दूसरा एजेंसी। एजेंसी मतलब एक एजेंसी में एक फर्म में प्रत्येक भागीदार अन्य भागीदारों के साथ साथ फर्म का भी एजेंट होता है। लेकिन एक कंपनी का मामला में ये उल्टा है, मतलब एक कंपनी में एक सदस्य अन्य सदस्य या कंपनी का एजेंट नहीं होता है, लेकिन उसके कार्य किसी भी तरह से बाध्य नहीं होता। अब दूसरा है लाभ विभाजन। फर्म का लाभ को साझेदारी विलेख के शर्तों के अनुसार आहरणों के बीच बांटा जाता है, परंतु कंपनी के मामले में लाभ को शेयर के रूप में बांटा जाता है। अगला है देयताओं की सीमा। अगला साझेदारी में देयताओं असीमित होती है, मतलब इसमें लायबिलिटी असीमित होती है। मतलब अगर ये लायबिलिटी अधिक हो गए और फर्म को बेचना पड़ा तो पार्टनर को अपने घर से भी पैसा लाना पड़ता है। लेकिन कंपनी के मामले में ऐसा नहीं है। बैंक के अलावा अन्य व्यवसाय करने वाले फर्म में सदस्यों की संख्या 20 होती है, और बैंक के मामले में ये संख्या 10 से अधिक नहीं होता है। और एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या 50 हो सकता है, लेकिन ये संख्या 2 से कम नहीं हो सकता। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या कुछ भी हो सकता है, परंतु 7 से कम नहीं। अब अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर, जिसमें पहला है वास्तविक भागीदार, मतलब सही मायने में बिजनेस को चलाने का काम इसी का होता है, यही बिजनेस को रन कराने में मदद करते हैं। अगला है स्लीपिंग पार्टनर, मतलब सोया हुआ साझेदार। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो बिजनेस का कोई भी एक्टिविटी में भाग नहीं लेता, जैसे ना बोर्ड मीटिंग में आता है, ना वो बिजनेस का कोई भी एक्टिविटी में नज़र आता है, ना वो वोट करता है। लेकिन ये स्लीपिंग पार्टनर का जब मन किया वो बिजनेस में आ सकता है। अगला है नाम मात्र का साझेदार, मतलब सब पार्टनर नहीं, इसका मतलब नॉमिनल पार्टनर, ये खाली प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं, और ये भी स्लीपिंग पार्टनर के जैसे होते हैं, बस ये प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं। और अगला है केवल लाभ में भागीदार, मतलब पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ये केवल लाभ लेते हैं, इनका लॉस में कोई हाथ नहीं होता, ये लॉस एकदम नहीं लेते हैं। अगला है उप साझेदार, मतलब सब पार्टनर। ये इसका मतलब होता है कि कोई एक साझेदार अपना नीचे कोई एक आदमी रखा है, और वो अपना ये प्रॉफिट में से उसको कुछ हिस्सा देता है, लेकिन ये साझेदार कंपनी फर्म का कुछ भी एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकता है, कोई भी एक्टिविटी में भाग नहीं लेता। ये खाली उस पार्टनर से प्रॉफिट लेता है जो उसको रखा होता है। और ये सब पार्टनर तभी कोई रख सकता है जब सारा पार्टनर एग्री करे रखने के लिए उसको। और अगला है वर्किंग पार्टनर, मतलब वर्किंग पार्टनर बिजनेस में मतलब फर्म में जो भी छोटा बड़ा काम होता है वो करता है।
जो भी ये फर्म का छोटा मोटा काम होता है वो देखता है। और अगला है नाबालिग पार्टनर, मतलब माइनर पार्टनर। ये बिजनेस में नाबालिग पार्टनर वो होता है जिसका उम्र 18 साल से कम होता है। वो फर्म के खाली प्रॉफिट में हिस्सा लेता है और उसको नहीं लॉस उठाना नहीं पड़ता है। पर लेकिन 18 साल के बाद वो उन सभी लॉस को उठाने के लिए लाइबल हो जाता है और उसको वो लॉस उठाना ही पड़ता है जिसके लिए वो जब से वो पार्टनरशिप में आया तब से लेके अभी तक हुआ है जितना भी। अगला है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनर, जिसमें पहला है पार्टनरशिप पर्टिकुलर्स, मतलब किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ ये आना और वो उद्देश्य पूरा हो गया तो पार्टनरशिप तोड़ देना। मतलब जैसे कि दो आदमी हैं, वो दोनों एक मिल के एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए और तो वो दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लेंगे और पार्टनरशिप करके बिल्डिंग बनाएंगे और बिल्डिंग जब बन जाएगा तो वो अपना पार्टनरशिप ये एग्रीमेंट तोड़ लेंगे। तो ये होता है मतलब कि ये कोई भी काम करने के लिए एक साथ आना और काम जब पूरा हो जाए तो पार्टनरशिप ख़त्म कर देना। अब अगला आता है पार्टनरशिप एट विल। इसमें पार्टनरशिप हमेशा के लिए होता है। जैसे कोई भी दो फर्म खोलना है तो दो आदमी मिलके एक पार्टनरशिप करेंगे और फर्म खोलेंगे। अब और अगला आता है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, मतलब कि कोई भी दो आदमी दो साल के लिए पार्टनरशिप करते हैं या फिर एक साल के लिए पार्टनरशिप करते हैं तो उसको बोलते हैं फिक्स पीरियड। तो ये 2 साल के बाद वो 2 साल या 1 साल के बाद दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। और अगला है अगर हम फर्म को रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो क्या प्रॉब्लम आती है। पहला सूट बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म, मतलब कि कोई भी पार्टनर फर्म से जुड़ा हुआ काम के लिए दूसरा पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता है। दूसरा है सूट बिटवीन फर्म एंड थर्ड पार्टी। इसमें फर्म कोई भी बाहरी आदमी के ऊपर केस नहीं कर सकता लेकिन बाहरी आदमी फर्म के ऊपर केस कर सकता है। अगला क्लेम्स ऑफ सेट ऑफ, मतलब कि कोई भी जैसे कि मान लो ए बी एक पार्टनर है फर्म में और ये आउटसाइडर है। बी ने इसको 12 लाख का सामान बेचा और आउटसाइडर ने फर्म को 30 लाख का लोन दिया। अब इस मामले में ये चाहे तो फर्म के ऊपर केस कर सकता है 30 लाख के लिए, लेकिन फर्म ये 12 लाख के लिए इसके ऊपर केस नहीं कर सकता। इसको सिर्फ ये बी अपना पर्सनली केस कर सकता है आउटसाइडर को 12 लाख के लिए। अब अगला देखते हैं राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर, मतलब कि पार्टनर का क्या क्या ड्यूटी होता है। पहला कोई भी पार्टनर बिजनेस में आ सकता है सारा पार्टनर का सहमति से। दूसरा है कोई भी पार्टनर कोई भी फैसला अपनी सहमति से नहीं दे सकता, वो सब पार्टनर से पूछ के ही कोई भी डिसीजन ले सकता है। अगला है हर पार्टनर कोई भी पार्टनर चाहेगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है बिना कोई रोक टोक के। अगला हर कोई भी पार्टनर शेयर को आपस में बराबर बांटेगा या फिर डीड में जैसा लिखा होता है उस हिसाब से बांटेगा। अगला हर पार्टनर अपना कैपिटल से इंटरेस्ट पाने का हकदार होता है, मतलब वो जितना कैपिटल बिजनेस में लाया उसका इंटरेस्ट उसको मिलता है। अगला जो लॉस किया है वही भरपाई करेगा, मतलब बी पार्टनरशिप में बी लॉस किया है उसी के कारण सारा ये लॉस हुआ है तो वही भरपाई करेगा। अगला कोई भी पार्टनर किसी को भी फर्म में एडमिशन लेने से रोक सकता है। अगला कोई भी पार्टनर को फर्म से रिटायर्ड होने का मन है तो वो पहले नोटिस देगा सारे पार्टनर को और फर्म से रिटायर्ड हो सकता है। और अगला बिना कोई कारण का किसी को फर्म से नहीं निकाल सकता है कोई भी पार्टनर। अगर कोई पार्टनर गलती किया है तो पहले उसको उस गलती को सारे पार्टनर ये सुनेंगे, फिर जाके सारे पार्टनर ये डिसाइड करेंगे कि उसे निकालना चाहिए या नहीं। अगला कोई भी पार्टनर कंपैरेटिव बिजनेस कहीं और नहीं कर सकता, मतलब कि ए बी सी पार्टनर है, बी फर्म में भी काम करता है और ये बी बाहर कहीं जाके सेम बिजनेस करता है और दोनों जगह प्रॉफिट कमाता है, तो ये नहीं करना है। और अगला जब भी मन किया सारा पार्टनर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। अगला है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर सेक्शन 9, जिसमें पहला है जो गलती किया है, मतलब जिसका गलती से फर्म को लॉस हुआ है वही कंसीडर करेगा वो लॉस। अगला है फर्म के प्रति मन लगा के काम करना,
अगला, वर्किंग पार्टनर को सैलरी तभी मिलेगा जब डीड में लिखा हो। अगला, कोई पार्टनर प्रॉफिट लेगा तो उसको लॉस भी लेना पड़ेगा। अगला, लॉस होगा तो इंडेमनिफाई ला के देगा। ये टॉपिक नहीं करना, ये गलत है। अगला है, फर्म का प्रॉपर्टी फर्म का ही काम के लिए यूज होगा। कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी को नहीं यूज कर सकता है। अगला, कोई भी एक्टिविटी करके प्रॉफिट आया है वो फर्म में डालेगा। कोई भी पार्टनर उसका अकेला हकदार नहीं होगा। अगला, जब तक सब पार्टनर हाँ नहीं बोलेंगे कोई भी अपना सब पार्टनर नहीं ला सकता है और ना अपना प्रॉफिट में से हिस्सा दे सकता है। अगला, जब तक सब पार्टनर हाँ नहीं बोलेंगे कोई भी नया पार्टनर एडमिशन फर्म में नहीं ले सकता है। अगला हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप एट विल, मतलब कि कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट होने से पहले सबको बता के नोटिस दे के रिटायर्ड हो सकता है। अगर माइनर रिटायर्ड होना चाहे तो उसका रिटायर्ड का प्रोसीजर डीड में, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। यूनैनिमस रेगुलेशन पास करके भी कोई पार्टनर रिटायर्ड कर सकता है। अगला है हमारा टॉपिक, कोई भी पार्टनर को कौन कौन कंडीशन में निकाल सकता है। एक्सक्लूजन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें से पहला है, अगर कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लिए फर्म में काम करता है और वो कहीं बाहर जाके भी काम करता है तो उसको निकाला जा सकता है। दूसरा है, किसी को हटाने के लिए मेजॉरिटी पार्टनर का हाँ होना चाहिए। तीसरा है, एक बार उस पार्टनर को बोलने का मौका देना चाहिए और निकालने का कोई कारण भी होना चाहिए, बिना किसी वजह के किसी को नहीं निकालना है। और चौथा है कि पहले पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा फिर जाके किसी को निकाल सकता है। अगला है हमारा सब पार्टनर, मतलब सब पार्टनर जो होता है ना, अकाउंट देख सकता है फर्म का, ना भी कोई बिजनेस का एक्टिविटी में हिस्सा ले सकता है। हाँ, जब अगर फॉर्म बंद हुआ तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है और हिस्सा भी ले सकता है। ये था हमारा पार्टनरशिप का रिवीजन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और शेयर करना ना भूलें।